नमस्कार दोस्तों, संडे क्वेश्चन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए इस वीक के जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं वो लेकर के आया हूं। तो अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। प्लस आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप लोग वहाँ भी अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकें, तो मैं आप लोगों को इनबॉक्स में पर्सनली रिप्लाई कर सकूँ। तो आज के क्यूएनए में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मेरे लिए, निधि तिवारी के लिए, तिवारी की तरफ से। ये खुद फ्रॉड करता है। इन्होंने एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से कॉल किया था, व्हाट्सएप पर इसकी पिक थी, आई एम श्योर प्लीज बी अलर्ट। तो मुझे जिस हिसाब से कमेंट लिखा हुआ है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि मैं फ्रॉड करता हूं। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को यूपीआई फ्रॉड के बारे में बताया था कि यूपीआई फ्रॉड होता है तो आप कहाँ से शिकायत करें और किस तरह से आप ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका पैसा रिटर्न हो सकता है। ठीक है, 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका पैसा रिटर्न होगा कि नहीं होगा, वो तो सामने वाले के ऊपर है कि आपका पैसा रिटर्न करता है कि नहीं। तो आप लोग किस तरह से लीगल कार्रवाई कर सकते हैं और कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, तो उसी के वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन ये कह लीजिए कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों। और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जहां पे मेरी फोटोज लगी हुई हैं या फिर मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ है, तो आप लोग उस तरह के मैसेजेस के रिप्लाई ना करें। खास करके अगर मैं आप लोगों से वहां पे ये बात कर रहा हूँ कि आप इनाम जीते हैं, आपने गिव अवे जीता है, या फिर आप ये लॉटरी में आ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके जाइए वगैरह वगैरह, मैं या फिर कोई भी आप लोगों के साथ इस तरह से कर रहा है तो आप लोग उसको तुरंत ब्लॉक कीजिए, या फिर हो सके तो आप लोग उसके लिए शिकायत कीजिए। पहले आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप लोग पहले ही शिकायत मत कर डालिएगा, वरना आप भी बेवकूफ़ बनेंगे प्लस सामने वाला भी परेशान होगा जिसके लिए आप शिकायत करेंगे कहीं पर भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिजिटल सर्विस की तरफ से। हेलो सर, प्लीज़ मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। अपने बैंक की इंफॉर्मेशन दूं या फिर डॉक्यूमेंट्स दूं तो क्या मेरे अकाउंट से पैसा निकाल सकता है कोई? तो देखिए, अगर आपकी इंफॉर्मेशन बैंक की है, जैसे कि आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, प्लस आपके जो भी थोड़े बहुत डिटेल्स होते हैं, लाइक आप लोगों का एटीएम के 16 अंकों का नंबर है, सीवीवी नंबर भी है, तो अगर ये सारी डिटेल हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल आपके बैंक का पासबुक का कुछ फोटो कॉपीज पड़ी हुई हैं या फिर अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है तो उससे आपका पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है वो इस तरह से कि आप लोगों के पास या तो कोई लिंक भेजा जा सकता है जिससे कि आप लोगों के मैसेजेस के इनबॉक्स के जो मैसेजेस आते हैं उनको रीड किया जा सके। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं डाल करके पेमेंट करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, पैसे ट्रांसफर करता है, तो आपके मोबाइल पे अगर ओटीपी आती है तो उसको मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी बनती है 50% कि आपका पैसा गायब हो सकता है आपके अकाउंट से। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप लोग जिसको भी अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर आप लोग पूरी तरीके से भरोसा करते हो, या फिर कहीं भी किसी वेबसाइट्स को दे रहे हैं, किसी लाइक हम कहीं कहीं अपना इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। अगर आप किसी के पास डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार हमारे वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली इनबॉक्स में भी कुछ डिटेल्स सेंड करनी पड़ती है, लाइक बैंक की पासबुक वगैरह। तो फिर वहाँ पे कंडीशंस बनती है कि हम दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको भरोसा हो, जहाँ पे लीगली आप लोग भरोसा कर सकते हैं वहाँ पे आप लोग दीजिए। बाकी और कहीं भी हर जगह आप लोगों को अपने अकाउंट्स के डिटेल स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी प्रिया की तरफ से। सर, आप कह रहे थे 500 रुपये जमा करना पीपीएफ अकाउंट में, मेरा इलाहाबाद बैंक में है और उसमें मंथली मेरा 500 रुपये कट जाता है। मुझे आंसर चाहिए कि सर टेंशन है कि मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, निकल जाएगा। तो इनके मतलब है कि मैंने जो बताया था 500 रुपये, 100 रुपये भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने बताया था कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है साल भर में वो 500 रुपये आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कुछ डिपॉजिट्स के बारे में बताए थे, डिपॉजिट्स लिमिटेशन के बारे में बताए थे, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताए थे। तो देखिए, अगर आप इनसे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने अकाउंट को दोबारा से चालू कराना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा 50 रुपये तक का। इसलिए मैंने आप लोगों को छोटी छोटी डिटेल बताई। बाकी आप जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपका पैसा उसमें बिल्कुल भी सुरक्षित है।
अगर आपका अकाउंट बंद करने की योग्य हो चुका है, एलिजिबल हो चुका है, तो आप वहां से पैसा बंद अपना अकाउंट बंद करके प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। आपका पैसा बिल्कुल कहीं भी नहीं डूबने वाला है अगर आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। खास करके अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर दूं तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा शर्मा की तरफ से, सर एक्चुअली हमारी एफडी है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बट उनमें हमें ये ही बोला था कि TDS 40,000 इंटरेस्ट और 0 इंटरेस्ट है और 50 GA फॉर्म फिल मत कीजिए। उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया और बोला जब TDS कट नहीं रहा है तो फॉर्म नहीं फिल होगा, बट आप बोल रहे हैं कि फॉर्म सबमिट करना है ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि आपकी अर्निंग 40,000 के से कम है और TDS कटे। हेल्प मी सर। तो देखिए यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि इनकी अर्निंग, इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 40,000 के ऊपर नहीं हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी अर्निंग 40,000 के ऊपर नहीं हो रही और बैंक आप लोगों को 15G फॉर्म देने से मना कर रहा है, तो आप लोगों को अगर ITR भरना है तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि आप लोगों की इंटरेस्ट अर्निंग कितनी हुई है, आपकी पेंशन से अर्निंग कितनी हो रही है, अगर आप पेंशन कहीं से ले रहे हैं, आप लोगों की इनकम अर्निंग कितनी हो रही है, आपके साइड बिजनेस से अर्निंग कितनी हो रही है, ये सब आप लोगों को अपने ITR में दिखाना होता है। अगर हम बात करते हैं ITR की, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो भी आप ITR भरना तो जरूरी ही है, लेकिन अगर 5 लाख के नीचे है तो आप लोगों को भरना ना भरना ये आपके ऊपर है, लेकिन भरना चाहिए क्योंकि ये एज अ इनकम प्रूफ और आगे चल करके लोन्स वगैरह अगर आप लोग लेते हैं तो ये ITR की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उस कंडीशन में आप लोगों को बताया था कि आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं, बाकी 0 इंटरेस्ट पे करना, 0 TDS कटना, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को ITR में दिखाने की ज़रूरत है नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप ITR भर रहे हैं तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भाई क्या मैंने अपने सन का PPF अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ? मेरे सन की एज 9 ईयर्स है। पोस्ट ऑफिस गया था आज, उन्होंने बोला कि अभी माइनर का PPF नहीं ओपन होगा क्योंकि पैन कार्ड जरूरी है, प्लीज़ क्लियर करें, मुझे ओपन करना है अपने सन का। देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड माइनर्स के लिए भी अलाउड है। अगर माइनर्स के पास डेट ऑफ बर्थ की कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट लाइक उसके पास आधार कार्ड है, तो आपकी भी यहाँ पे उसका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अगर हम माइनर्स की बात करते हैं तो माइनर्स के डायरेक्ट नाम पे अकाउंट नहीं खुलता है कि आप पूरा अकाउंट उसके नाम पे खोल सकते हैं। अगर वो 18 साल से नीचे है तो आपको अपनी बिहाफ पर ही खोलना पड़ेगा, प्लस जब वो 18 साल का होता है तो आप उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी क्या कीजिए कि आप जाइए पोस्ट ऑफिस में, दोबारा से बात कीजिए। अगर पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है तो आप बैंक में जा करके आराम से खुलवा सकते हैं। आपकी पूरी KYC लगेगी, बस बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर 5 साल का हो गया है तो आप उसके आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड बनवा लीजिए और उसका पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे किसी भी तरह की एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया 18 साल का हो जाएगा, उसका पैन कार्ड होगा तभी जा करके वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकता है, या फिर आप माइनर्स के लिए खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील कुमार की तरफ से, रवि भाई 2020 में कितना पैसा जमा किया जा सकता है? क्या जो पैसा जून तक जमा किया है वह 2019 का माना जाएगा कोविड-19 के कारण? तो इनका PPF से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इनके कहने का मतलब है कि जो एक्सटेंशन पीरियड मिला था 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो 2019-20 में काउंट करके आप उसके लिए ITR दे करके टैक्स रिबेट ले सकते हैं, जो 3 महीने का और एक्सटेंशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि अगर आपने अप्रैल तक में 1 अप्रैल से पहले जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो 1.5 लाख से ऊपर है, तो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 2019-20 के लिए ही माना जाएगा। या फिर अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख के नीचे है और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहते हैं और टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं, तो आने वाले 3 महीने के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंशन हुआ है, इसमें 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख ही है। बाकी आप लोग अगर दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 का, इसमें अगर आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो ये आप लोगों का
काउंट किया जाएगा। और ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग जो अभी फिलहाल इन बढ़े हुए 3 महीनों में कंट्रीब्यूशन किया है वो किस में दिखाना चाहते हैं, वो किस में रिबेट लेना चाहते हैं, 2020-21 में लेना चाहते हैं या फिर 19-20 में। ही पूरा आप लोगों के ऊपर है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टैक्सेशन अभी भी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इतना कंट्रीब्यूशन किया है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन कुमार की तरफ से, सर मैंने ये स्कीम ली हुई है यानी कि अटल पेंशन योजना लिए हुए हैं, बट बीच में किसी कारण रुक गया था, ठीक है, तो बैलेंस ना होने की वजह से सर कैसे एक्टिव होगा अब? तो देखिए आपको बैंक जा करके या फिर पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपने खुलवाया है दोबारा से इसको रिवाइव कराना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों की अटल पेंशन योजना बंद हो जाती है तो फिर वहाँ पे आप लोग अटल पेंशन योजना को मत खुलवाइएगा, बड़ी परेशानी होती है। आप लोगों को आगे चल करके पेंशन मिलने में भी समस्या हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अटल पेंशन योजना में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा करते रहें, बैलेंस मेंटेन रखें अपने बैंक अकाउंट में, जिससे कि आप लोगों का रेगुलर पैसा जाकर कटता रहे और किसी तरह की आप लोगों को एक्स्ट्रा पेनाल्टीज ना देनी पड़े और आप लोग किसी भी तरह का प्रीमियम मिस ना कर पाए। बाकी इसको आप आराम से ओपन करा सकते हैं। दोबारा से जाइए जहां भी आपका अटल पेंशन योजना का अकाउंट है वहां पे एक फॉर्म आएगा, वहां पे आप लोगों को अपनी दोबारा से KYC करा करके इसको दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर प्लीज हेल्प मी वेयर मेड गोल्डन कार्ड्स, यानी कि गोल्डन कार्ड ये बनाना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं ये। तो गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए आपको CSC कॉमन सर्विस सेंटर पे विजिट करना होगा, वहाँ पे जाकर के अपनी डिटेल देनी होगी और एलिजिबिलिटी आपकी वहाँ पे चेक होगी। अगर आप आयुष्मान भारत योजना के एलिजिबल होंगे तो आपका वहाँ पे गोल्डन कार्ड बन जाएगा। 30 रुपये का खर्चा आता है वो प्रिंटिंग वगैरह का, और CSC अपना फीस लेती है। बाकी CSC सेंटर फाइंड करने के लिए आप अपनी गूगल मैप में जाइए, CSC नियर में लिखिए, आपको बहुत सारे CSC सेंटर दिख जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर दिख जाएंगे, जहाँ पे आप लोग जा करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक कुमार उपाध्याय की तरफ से, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, मुझे सरकार की ओर से EPF अकाउंट सैलरी के द्वारा खोला गया था, मैं PPF अकाउंट भी खुलवाना चाहता हूँ, क्या मुझे PPF अकाउंट का उतना लाभ मिलेगा जितना आम आदमी को मिलता है? तो जी हाँ, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट में हो, या फिर अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लाइक आप ट्यूशन टीचर हो, या फिर किसी भी तरह से आप लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं आप लोग, ठीक है, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट खुलवा सकते हैं और सभी को सेम लाभ मिलेगा। किसी के साथ भी दो मुहा काम नहीं किया जाएगा, सभी को सेम लाभ मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट अभी है, जिस तरह से कंपाउंड हो रहा है पैसा, जिस तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है आप लोगों को, उसी तरह से मिलेगा। बाकी सब लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, भाई आई हैव अ क्वेश्चन आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इफ यू अगेन स्टार्ट इफ इट अगेन स्टार्ट फ्रॉम रेगुलर प्लान प्लीज क्लेरिफाई। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अपना इन्होंने रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच किया है, तो या तो ये पूछ रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि इनका दोबारा से सेम प्लान में रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, सब चालू है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने जो भी ब्रोकरेज है, जो भी DP है, या फिर जहाँ भी आप लोगों ने AMC के साथ डीमेट अकाउंट बना करके उसमें खोला है अकाउंट, तो उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि हमारा ये बंद कीजिए, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, तो आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दे देंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर रेगुलर प्लान एक्टिव है तो आप उसे बंद कर सकते हैं मैनुअली, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। बाकी मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड्स को बाय किया है, किस तरह से स्विच किया है, वो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। बाकी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि आपका रेगुलर अभी भी चालू है, डायरेक्ट भी चालू है, तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं बनती है। तो आप एक बार अपने डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर से बात कीजिए, वो आपकी सारी समस्या को सॉल्व कर देगा आराम से 2 से 3 दिन में। पहले 1-1 महीने लग जाते थे ये सारी समस्याएं सॉल्व करने में, लेकिन अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, द इंडियन ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, या फिर सोशल मीडिया पे आकर के आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।